नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार की एक जनसभा में अपने पुराने मित्र लालू प्रसाद पर जमकर तंज कसा। नीतीश अपने भाषण में लालू प्रसाद के परिवार का जिक्र कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, खुद हटे तो पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, फिर दोनों बेटों को ले आए और दोनों बेटी को भी ले आए। फिर उन्होंने कहा, पैदा तो बहुत कर दिए थे, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चे, लेकिन उतना किया, उसी में 2 बेटा और 2 बेटी को लगा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को बिहार के भागलपुर पहुंचे और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भाजपा के लोग लाख दावा कर लें, लेकिन 150 से अधिक सीटें नहीं आने वाली हैं। उन्होंने सेना के अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने सेना के खिलाफ अग्निवीर योजना लाई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हमें 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। लोगों को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को हटा दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के भागलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र को बचाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, आज देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने का चुनाव है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है वह संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीबों से सब कुछ छिन जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मोदी पर खुलकर हमला कर रहे हैं। शनिवार सुबह उन्होंने ऐसा ट्वीट किया जिससे भाजपाई तिलमिला उठे। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जहां इंटायर करप्शन साइंस विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर एक चैप्टर वे खुद डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जैसे छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल का खेल कैसे होता है। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं के लिए इस क्रैश कोर्स को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। इंडिया की सरकार भ्रष्टाचार के इस स्कूल पर ताला लगाकर इसे बंद कर देगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विजयन ने समझौता कर लिया है कि वह कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करेंगे, लेकिन भाजपा पर नहीं। उन्होंने कहा, विजयन का नाम कई घोटालों में आया है, लेकिन भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, जैसे एक फुटबॉल मैच में आप एक समझौता किए हुए खिलाड़ी के साथ जीत नहीं सकते, उसी तरीके से आपके पास एक समझौता किया हुआ मुख्यमंत्री है। वह केवल मेरे भाई राहुल गांधी पर हमला करते हैं, वे भाजपा पर हमलावर क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत बिहार के एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले मुंगेर में आशीर्वाद जुलूस निकाला गया, जिसमें एनडीए के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे। ललन सिंह सबसे पहले मां चंडिका मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए बिहार में सभी 40 सीटें जीत रही है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार हम जीत दर्ज करेंगे। बता दें कि मुंगेर में चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस की जीत पर पॉपुलर फ्रंट इंडिया जैसे बैंड संगठनों को खत्म किए जाने की चेतावनी दी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राजस्थान के कोटा में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा, अगर 2019 में आपने कांग्रेस को वोट दिया होता तो कोटा पीएफआई का घर बन जाता। आपने पीएम मोदी को वोट दिया और उन्होंने पीएफआई को खत्म कर दिया, उनके लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया
कि राहुल को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी से भगा दिया था। मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है, जैसे अमेठी से भागना पड़ा। आप मान के चलो वो वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा, अमेठी से भागे, मेरा विश्वास करो उन्हें वायनाड भी छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साझेदार 25% लोकसभा सीटों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर अभी ये स्थिति है तो चुनाव के बाद क्या होगा? शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं उनकी डाइट चार्ट और इंसुलिन की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नरेंद्र मोदी सरकार, एलजी विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है और उन्हें स्लो डोज दिए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल का शुगर लेवल काफी बढ़ गया है और इस वजह से वे बार बार इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी सुविधा नहीं दी जा रही है। भारद्वाज ने कहा, अगर केजरीवाल की किडनी फेल हो गई तो क्या वो उन्हें वापस दे सकते हैं? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा, यह लोकसभा चुनाव पारिवारिक संबंधों के लेकर नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक मुकाबला है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। सुनेत्रा ने शनिवार को कन्हेरी में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आधिकारिक तौर पर अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। बंगाल की बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आईपीएस देबाशीष धर के विरुद्ध जिला पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। बीरभूम जिले में रामपुर हाट में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा में देबाशीष भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हथियार लेकर शामिल हुए थे। इसे लेकर रामपुर हाट थाने में देबाशीष समेत 12 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ देबाशीष का कहना है कि उनके हाथों में असली हथियार नहीं थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर कानून मंत्रालय की ओर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन 3 नए कानूनों ने भारत समाज में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। नए कानून भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे और पीड़ित पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी यही थी कि वो बहुत पुराने थे। ये कानून 1860 और 1873 से चले आ रहे थे। नए कानून संसद में पारित होने से ये बात साफ हो गई है कि देश में बदलाव आ रहा है। बस एनसीपी मुखिया शरद पवार इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। शनिवार को उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं हूं। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछते हुए कहा कि वो बताएं कि 10 साल तक उनकी सत्ता में क्या किया। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस ने धनगर समाज को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन धनगर समाज को ना तो राज्य में न्याय मिला और ना ही दिल्ली में मिला है। यह स्थिति तब है जब भाजपा की सरकार राज्य और केंद्र दोनों में है। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने शुक्रवार रात इसके काल्सो मिलिट्री बेस के कमांड पोस्ट पर जबरदस्त धमाका हुआ है। बगदाद से काल्सो मिलिट्री बेस 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि धमाके के पीछे की वजह एयर स्ट्राइक है। इस हमले में पीएमएफ फाइटर की मौत हुई है, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें हिल्ला शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाचार एजेंसी राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएफ के एक बयान में बताया गया है, धमाके की वजह से बेस पर मौजूद चीजों को नुकसान हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एयर स्ट्राइक के पीछे कौन रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कानपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के बीच छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे रमेश अवस्थी पर दांव खेला है, लेकिन इस नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी दिख रही है। इसे लेकर अब कानपुर से बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएचपी, पूर्व संयोजक बजरंग दल के पद पर आसीन रह चुके दिग्गज नेता प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कानपुर से प्रत्याशी के चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है, 400 पार के संकल्प का पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को था। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर करीब 60.3% मतदान हुआ है। बिहार में कम मतदान को लेकर अब तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्मा गया है। बिहार की 4 सीटों जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद पर शुक्रवार को पहले चरण में मतदान था। इसमें जमुई में 50%, नवादा में 41.50%, गया में 52% और औरंगाबाद में 50% मतदान हुआ है। इन चारों सीटों पर पूर्व के चुनाव की तुलना में मतदान के प्रतिशत में भारी गिरावट देखी गई है। मतदान के प्रतिशत में आई गिरावट को राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। महाराष्ट्र के जलगांव में चल रहा मंदिर मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जलगांव के एरंडोला स्थित मस्जिद की चाबियां नगर पालिका परिषद के पास रहेंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जुमा मस्जिद ट्रायल कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल को जलगांव मस्जिद की चाबियां 13 अप्रैल तक परिषद को वापस करने का निर्देश दिया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि नगर परिषद सुबह नमाज होने के पहले और नमाज होने के बाद तक गेट खोलने के लिए एक अधिकारी को तैनात करेगी। मणिपुर में शुक्रवार 19 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुई हिंसा और एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मणिपुर पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से .32 की पिस्टल के साथ 8 जिंदा गोला बारूद, 3 मोबाइल फोन, 1 कार और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है। हमारे देश को आजादी मिले 76 साल हो चुके हैं। हम 18वें लोकसभा चुनाव के पर्व में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन देश में एक गांव ऐसा है जहां इस साल 2024 लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई। सुरक्षा बलों के छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सबसे बड़ी सफलता के कुछ दिन बाद लाल आतंक से केंद्रित बस्तर चंदा मेटा गांव में शुक्रवार को इतिहास रच दिया। आजादी के बाद पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुआ। कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इस गांव में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 162 महिलाओं समेत 325 पंजीकृत मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा उम्मीदवार को चुना। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।